हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजयलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री। और क्लास 11 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि परमाणु की संरचना। तो हम यहाँ पर एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे थे, जहां पर हमने रदरफोर्ड मॉडल को अच्छे से पढ़ लिया था, एक्सप्लेन कर लिया था, और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके जो ड्रॉबैक्स है, लिमिटेशंस हैं, उनको हमने समझ लिया था। ठीक है, तो देखा जाए, सबसे पहले हमने थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल की बात की थी, वो हमने देख लिया, उसकी लिमिटेशंस हमने पढ़ ली थी। फिर हमने पढ़ा रदरफोर्ड्स मॉडल, ठीक है, जहां पर रदरफोर्ड के मॉडल की जो लिमिटेशंस है वो हमने देख ली थी, जो कि यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट भी है लिमिटेशंस। क्लियर? अच्छा, लिमिटेशंस क्या क्या थी रदरफोर्ड के मॉडल की? पहला तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में घूमता है और एनर्जी भी रेडिएट करता है। तो अगर वो एनर्जी भी रेडिएट करता है तो एक टाइम ऐसे आएगा कि धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होती रहेगी, है ना, वो एनर्जी लूज करता रहेगा बेसिकली। तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी लूज होती रहेगी और एक टाइम ऐसे आ जाएगा कि वो न्यूक्लियस पर गिर जाएगा इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस पर गिर गया तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एटम है वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। जबकि फैक्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है, या हम कहें एटम जो है, एटम कैसा होता है? स्टेबल हमेशा होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो हमारा एटम है वो कैसा है? अनस्टेबल होगा। तो इसीलिए ये यहाँ पर लिमिटेशन था पहला। और एक और लिमिटेशन है, ठीक है, तो वो ये है बच्चों कि ये जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के नेचर को डिस्कस एक्सप्लेन नहीं कर पाए, एटॉमिक स्पेक्ट्रा को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बार आप देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया था अपने लास्ट लेक्चर्स में। ठीक है, चलिए, तो हम पढ़ रहे थे बच्चों एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में, जहां पर हमने एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों को ही अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया था। तो एक बार इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, एक रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, तो एटॉमिक नंबर की जब हमने बात की तो एटॉमिक नंबर यानी कि Z जिसे हम कहते हैं, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है Z से। और एटॉमिक नंबर यानी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन एक एटम में है, ठीक है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही उसका एटॉमिक नंबर। वहीं अगर मास नंबर की बात करें, जिसको A से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो जितने प्रोटॉन है प्लस जितने न्यूट्रॉन है उसे कहा जाता है उसका मास नंबर। तो कहीं पर अगर प्रोटॉन की संख्या दी हो, ठीक है, और न्यूट्रॉन की संख्या दी हो, तो एटॉमिक मास आप निकाल सकते हो। एटॉमिक मास दिया हो और प्रोटॉन दिया हो तो न्यूट्रॉन आप निकाल सकते हो। तो इससे आप फॉर्मूला बना सकते हो अपने आप से। ठीक है, देखो प्रोटॉन यहीं पर रहेगा तो एटम के साथ हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को माइनस करेंगे। इस तरीके से आप यहाँ से फॉर्मूला कुछ भी बना सकते हो, ठीक है, प्रोटॉन निकालने का या न्यूट्रॉन निकालने का, जो भी है। अब अगर आपको मास नंबर दे दिया जाए और एटॉमिक नंबर दे दिया जाए तो आप उससे क्या क्या चीज फाइंड कर सकते हो? देखो, अगर आपको मास नंबर भी दे दिया और एटॉमिक नंबर भी दे दिया तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड कर सकते हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड कर सकते हो, यानी कि सारे अदर एलिमेंट्स को आप फाइंड कर सकते हो। क्लियर है इतना? चलो, तो फिर मास नंबर की हमने बात कर ली थी कि मास नंबर कैसे फाइंड किया जाता है, ये हमने अच्छे से समझ लिया था। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर आइसोटोप्स के बारे में बात करते हैं। चलिए, अब कुछ और टॉपिक हमें देखने जो कि बेसिक ही टॉपिक है, थोड़ा अच्छे से हमें यहाँ पर समझना है इन टॉपिक्स को, फिर आगे बढ़ेंगे हम। फिर हमें बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करनी है, बोर्स मॉडल पढ़ना है, इसके पोस्टुलेट्स पढ़ने हैं। ठीक है, क्या क्या यहाँ पर जो अब तक का सबसे सटीक मॉडल है वो तो बोर्स मॉडल ही है। ठीक है, तो इसको पूरा एक्सप्लेन करना है, अच्छे से हमें पढ़ना है। फिर हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ना है। ठीक है, तो काफी सारे टॉपिक्स हमें यहाँ पर कवर करने हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक टॉपिक्स को कवर करना हमें जरूरी है। चलिए, तो अगला है आइसोटोप्स क्या होते हैं। अब देखो, आइसोटोप्स बहुत इजी आप समझ सकते हो। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। ये एक ही एलिमेंट के एटम होते हैं, यानी कि अगर एक ही एलिमेंट के एटम है तो
इनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा क्योंकि एक ही एलिमेंट के एटम है, और हमने पहले भी ये लाइन पढ़ी है कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे उनका एटॉमिक नंबर हमेशा सेम रहेगा। क्लियर है इतना? चलो, तो हम कह रहे हैं कि ये एक ही एलिमेंट के एटम है, यानी कि इनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। ठीक है, चलो पहली चीज तो ये हो गई। तो आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन बच्चों जो उनका द्रव्यमान संख्या है यानी कि मास नंबर है वो डिफरेंट होता है, तो उन्हें आइसोटोप्स कहा जाता है। आइसोटोप्स का मतलब सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। जैसे कि यहाँ पे डिफाइन किया गया है, सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर। जैसे यहाँ पर आप देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। हाइड्रोजन के बारे में बताया गया है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। अब 3 आइसोटोप्स का मतलब क्या है कि वो जो तीनों आइसोटोप्स होंगे उनका जो एटॉमिक नंबर है वो तो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन जो मास नंबर है वो डिफरेंट होगा। क्लियर है? चलो, तो ये 3 जो यहाँ पर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है वो है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। अब ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम क्या क्या है? तो देखो, प्रोटियम ये कि हाइड्रोजन, और इसका जो मास है वो है, सॉरी एटॉमिक नंबर तो 1 ही है, मास नंबर भी क्या है, 1 है। ये हमारा ड्यूटेरियम, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं या डी लिख सकते हैं सिंपल, या ऐसा लिख लो, ठीक है, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो। तो इसका अगर एटॉमिक नंबर तो 1 ही होगा और मास नंबर है 2। फिर ट्रिटियम की बात करें तो इसको या तो टी से रिप्रेजेंट कर लो या तो ऐसा लिख लो एच। एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा और मास नंबर डिफरेंट है। क्लियर? समझ में आया? चलो, तो यहाँ पर लिखा है दे हैव सेम एटॉमिक नंबर दैट इज 1। सबका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है जो कि 1 है, बट द मास नंबर इज 1 2 3, लेकिन मास नंबर क्या है, डिफरेंट है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, चलो अच्छा कुछ और आइसोटोप्स देखते हैं ना, जैसे कार्बन का आइसोटोप है। अब ये है कार्बन, ये भी कार्बन, एटॉमिक नंबर इसका 6 है तो इसका भी 6 होगा। अब देखो दोनों का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, लेकिन मास की बात करें तो इस कार्बन का मास है 12 और इस कार्बन का मास है 14। ठीक है, तो दोनों का क्या है, मास अलग अलग है, तो इन्हें क्या कहा जाएगा, आइसोटोप्स कहा जाएगा। अब आइसोटोप्स में जो मास डिफरेंट हो रहा है, मास अलग हो रहा है, मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो मास में क्या डिफरेंस है ना दोनों के मास में। तो अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला करके मास बनता है, ऑफ कोर्स अभी भी वही है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला करके ही मास बनता है। लेकिन जब मास नंबर चेंज हो रहे हैं, जैसे कि कार्बन का ही देख लो, मास नंबर चेंज हो रहे हैं, तो क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के नंबर में चेंजेस आ रहे हैं, या सिर्फ प्रोटॉन में चेंज आ रहा है, या सिर्फ न्यूट्रॉन में चेंज आ रहा है? देखो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तो 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, ठीक है, इस वाले कार्बन में। तो क्या इस वाले जो ये वाला जो कार्बन है इसमें भी 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं होंगे। देखो प्रोटॉन तो यहाँ पर 6 ही होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब प्रोटॉन की संख्या भी 6 है। Z अगर 6 है तो प्रोटॉन भी 6 है, तो प्रोटॉन की संख्या में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, चेंज किस में आ रहा है, न्यूट्रॉन में। देखो यहाँ पर तो 6 प्रोटॉन थे और 6 ही न्यूट्रॉन थे, यहाँ पर प्रोटॉन तो 6 हैं लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी चेंज। यहाँ पर 6 थे तो यहाँ पर 2 बढ़ भी गए हैं। ठीक है, तो कितने हो गए, 8 हो गए। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं, 6 हैं, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 8 है। क्लियर है इतना? चलो, अब जैसे नेक्स्ट एक और एग्जांपल हमारे पास है क्लोरीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 दोनों का, और मास नंबर एक का 35 है, एक का 37 है। ठीक है, तो दोनों का मास नंबर भी अलग अलग है और एटॉमिक नंबर सेम है, तो ये क्या होंगे हमारे आइसोटोप्स। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज ये है बच्चों कि अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं, तो अभी हमने क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स पढ़े है ना, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। लेकिन जब आप देखते हो पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, तो क्लोरीन जो है एटॉमिक नंबर तो 17 ही होगा, लेकिन उसका मास नंबर क्या होता है, 35.5 होता है, 35.5। तो ये अलग ही कहाँ से आ गया, जबकि एक तो 35 है मास और एक का मास है 37। तो अगर मास की बारी आती है, जैसे आप क्लोरीन ले रहे हो, ठीक है, तो आपको मास की वैल्यू रखनी है, तो आप कौन से वाले क्लोरीन का मास रखोगे, जो 75% पाया जा रहा है या जो 25% पाया जा रहा है? देखो
हमारे नेचर में या एटमॉस्फेयर में दोनों ही क्लोरीन पाए जाते हैं। ये वाला क्लोरीन ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है यानी कि 75% पाया जाता है, और ये वाला क्लोरीन इसके कंपैरिजन में कम यानी कि 25% पाया जाता है। लेकिन पाए दोनों जाते हैं क्लोरीन, ठीक है। तो अगर आपको मास नंबर लिखना है, जैसे अभी हम मास नंबर के बारे में बात कर रहे थे, तो मास नंबर अगर आपको लिखना है तो आप क्लोरीन का कौन सा वाला मास लोगे? इस वाले क्लोरीन का मास लोगे जो 75% पाया जा रहा है, या इस वाले क्लोरीन का मास लोगे जो 25% पाया जा रहा है? ठीक है, तो इस पे बहुत ज्यादा बहस हुई जब साइंटिस्ट ने यहाँ पर सोचा कि कौन सा वाला मास लेना चाहिए, तो फिर उन्होंने दिया एवरेज एटॉमिक मास। हमें क्या करना है, इन दोनों के मास का एवरेज निकालना है। एवरेज जो आएगा वही हमें क्लोरीन का मास लेना होगा। सिर्फ क्लोरीन का नहीं, जितने भी ऐसे एलिमेंट हैं जिनके आइसोटोप्स हैं अलग अलग। अब आइसोटोप होने का मतलब है उनके अलग अलग मासेस होंगे, ठीक है, मास की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है। तो उनका जो है हम एक मास क्या लेंगे, उस एलिमेंट का एक मास क्या लेंगे, हम क्या करेंगे, सारे एटॉमिक मासेस जो है उनका एवरेज ले लेंगे, जिसे हमने कहा एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पर इस 75% क्लोरीन जो कि क्लोरीन 35 है, और 25% क्लोरीन जो कि क्लोरीन 37 है, इनका हम एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं जिसकी वैल्यू आती है 35.5। तो आप देखोगे क्लोरीन का मास हमेशा रहता है 35.5, ठीक है। चलो, ये बात हो गई आइसोटोप्स की। क्लियर है इतना? इतना आप नोट कर लो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि एवरेज एटॉमिक मास अगर आपको फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला है इसका। मैनी एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स। तो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके पास आइसोटोप्स का मिक्सचर होता है। तो ईच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज प्योर सब्सटेंस। और हम ये भी कह रहे हैं कि जो हर एक आइसोटोप है वो क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है, यानी कि एक प्योर सब्सटेंस है। क्लियर? आइसोटोप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो तो क्या होंगी, सिमिलर होंगी, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो होंगी डिफरेंट, ठीक है। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर ही होंगी क्योंकि एक जैसे ही तो हैं, जैसे आप क्लोरीन को भी देखो, ठीक है। लेकिन फिजिकली दिखने में अलग है क्योंकि न्यूट्रॉन्स जो है वो चेंज हो जाते हैं, न्यूट्रॉन्स में चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ रही घट रही है, ठीक है, जिस वजह से मास इनका चेंज हो रहा है। क्लियर है इतना? चलो, the mass of an atom of a natural element is taken as the average mass of all the naturally occurring atom of that element. तो natural element is taken as the average mass of all the naturally occurring atom of that element. तो जो हम मास लेते हैं एटम का, जो हम एक नेचुरल एलिमेंट का मास लेते हैं, एटम का नहीं, नेचुरल एलिमेंट का जो हम मास लेते हैं ना बच्चों, तो वो कौन सा वाला होता है, वो होता है जितने भी उसके नेचुरली अकरिंग एटम है उन सभी का एवरेज मास लिया जाता है, तो वही उसका मास होता है, ठीक है। उस नेचुरल एलिमेंट का जो मास है वो क्या है, उसकी जितनी भी अलग अलग क्या है, जो भी अलग अलग नेचुरली अकरिंग एटम्स उसके हैं उन सभी का मास लिया जाता है, उसका एवरेज किया जाता है, और वही उसका क्या हो जाता है, मास बन जाता है। क्लियर है? चलो, इफ एन एलिमेंट हैज नो आइसोटोप, अगर किसी एलिमेंट के पास आइसोटोप नहीं है, अगर किसी एलिमेंट के पास आइसोटोप नहीं है तो उसका मास कैसे निकालेंगे? ये तो सोचने वाली बात है। आइसोटोप्स हैं तो समझ में आ रहा है कि एवरेज निकाल करके, लेकिन आइसोटोप नहीं है तब तो और भी अच्छा है ना। अगर आइसोटोप नहीं है तो उसके सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में हम ऐड कर देंगे, प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को ऐड कर देंगे, तो उसका जो है मास आ जाएगा। क्योंकि अभी हमने पहले भी पढ़ा है ना कि मास कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड कर लो, एटॉमिक मास आ जाएगा, जो भी हमारा एटम है उसका मास आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे तो हम समझ गए कि अगर आइसोटोप नहीं है तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड कर लो, उसका मास आ जाएगा। लेकिन अगर आइसोटोप है, प्रॉब्लम तो वहां पर है, अगर आइसोटोप नहीं है तब तो ईजी है बहुत ज्यादा, है ना। मान लो अगर इसका आइसोटोप नहीं होता, क्लोरीन का नहीं होता ये कोई आइसोटोप, तो इसमें जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है उनको ऐड कर लेते और आसानी से हमारा निकल जाता मास, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर क्या है, इसके हैं आइसोटोप। तो बट इफ एन एलिमेंट हैज आइसोटोपिक फॉर्म्स, तो अगर किसी एलिमेंट की आइसोटोपिक फॉर्म्स हैं, इट्स एवरेज मास इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप। तो जो इसका एवरेज मास कैलकुलेट किया जाता है, अभी बच्चों हमने बात की थी कि ये जो मास है, इसका मास अलग है, इसका मास अलग है। तो जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है उसका मास क्या लेंगे, दोनों के मास का एवरेज। ठीक है, एवरेज तो लेंगे दोनों के मास का, लेकिन किसके आधार पर, कितने प्रतिशत वो प्रेजेंट है उसके आधार पर, परसेंटेज के आधार पर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है कि क्लोरीन के दो नेचुरल आइसोटोप्स हैं जिनका मास है 35U और 37EU, जो कि रेशियो में है 3:1, बिल्कुल 3:1 है। ठीक है ना, ये 75% है, ये 25% है। क्लियर। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 35 इंटू कितना परसेंटेज, 75/100, 37 इंटू कितना परसेंट, 25/100। सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा कुछ 105/4 प्लस 37/4। आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे, बहुत इजी कैलकुलेशन है। ठीक है, ये हो जाएगा 142/4। तो टोटल हमारा जो मास है वो आ जाएगा 35.5U, जो हमारा एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर। Since isotope and element share same chemical properties, using a mixture is not a concern. तो mixture को use करना कोई concern नहीं है। ठीक है, चलो तो आपको ध्यान रखना है कि chemical properties same है और physical properties में differences हैं। तो कैसे आप average atomic mass, जिसको हम कहते हैं AAM, एवरेज एटॉमिक मास, कैसे आप कैलकुलेट करोगे ये हमने यहाँ पर देख लिया है। क्लियर है। चलिए, तो इतना आपको नोट कर लेना है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सम आइसोटोप। तो कुछ आइसोटोप की एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। चलिए, एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। यूरेनियम का एक आइसोटोप, यूरेनियम का एक आइसोटोप है, वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में उनमें ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला है आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट। तो कोबाल्ट का एक आइसोटोप है जिसका बच्चों कैंसर ट्रीटमेंट में उपयोग किया जाता है, कैंसर ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है। तो आयोडीन का एक आइसोटोप है, जो गॉइटर, गॉइटर एक बीमारी है जो आयोडीन की डेफिशिएंसी से होती है। इस तरीके से ये आप देख पा रहे हो गॉइटर। ठीक है, तो आयोडीन जो है, आयोडीन का आइसोटोप गॉइटर की ट्रीटमेंट में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कार्बन का इसके अलावा बच्चों आपने देखा होगा, आपकी बुक्स में भी है कि कार्बन का एक आइसोटोप है जिसको कार्बन डेटिंग में, कार्बन 14, ठीक है, कार्बन डेटिंग में इसका यूज किया जाता है। कार्बन डेटिंग क्या है, जो हमारे ओल्ड ट्रीज हैं उनकी एज निकालना है ना, कितने साल पुराने ये हैं, तो रिंग्स से कैसे करके कार्बन डेटिंग की जाती है। तो किसी भी चीज की क्या निकाली जाती है, एज कैलकुलेट की जाती है बेसिकली। ठीक है, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो ये कुछ क्या है, आइसोटोप्स की कुछ एप्लीकेशंस है। आइसोटोप्स अलग अलग उसमें यूज किए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, देखो कैंसर ट्रीटमेंट, गॉइटर के ट्रीटमेंट में, न्यूक्लियर रिएक्टिंग में, रिएक्टर्स में और कार्बन डेटिंग में अलग अलग जो ये एलिमेंट्स हैं इनके आइसोटोप्स यूज किए जाते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, इनको आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आइसोबार्स की। देखो आइसोटोप्स हमने पढ़े, आइसोबार उसके जो अपोजिट है। आइसोटोप्स में क्या होता था कि जो एटॉमिक नंबर है वो सेम रहेगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट रहेगा, जबकि आइसोबार्स में क्या होता है कि जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट हो जाएगा और मास नंबर सेम रहेगा, तो उन्हें कहा जाता है आइसोटोप्स। ठीक है, चलो तो आइसोटोप्स को डेफिनेशन देखते हैं। दीज आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो ये सेम एलिमेंट के एटम नहीं होते, जबकि जो आइसोटोप्स हैं वो सेम एलिमेंट के एटम हैं, है ना। तो ये जो आइसोबार्स हैं ये सेम एलिमेंट के एटम नहीं है। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट के एटम होते हैं, जिस वजह से इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। क्योंकि देखो सेम एलिमेंट के होते तो एटॉमिक नंबर सेम होता,
क्लियर है इतना? दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन जो मास नंबर है वो कैसा है, वो सेम है। क्लियर इतना? चलो जैसे कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखो आर्गन है, पोटेशियम है और कैल्शियम है, 3 एलिमेंट हमने लिए हैं यहाँ पे। अगर हम सबके एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर है 18, इसका 19 और इसका 20, यानी कि बेसिकली तीनों के डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। ऑफ कोर्स तीनों के डिफरेंट एटॉमिक नंबर ही होंगे क्योंकि तीनों डिफरेंट एलिमेंट है और अलग अलग एलिमेंट का तो एटॉमिक नंबर अलग अलग ही होता है, ठीक है। लेकिन जब हम इनके मास नंबर को देखते हैं ध्यान से तो देखो इसका भी मास नंबर 40, इसका भी मास नंबर 40 और इसका भी मास नंबर 40। तीनों का जो मास नंबर है वो 40 है, ठीक है। तो ये तीनों आपस में क्या है, आइसोबार्स है, ठीक है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट और मास नंबर सेम। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 18 प्रोटॉन्स और 22 न्यूट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 19 प्रोटॉन्स और 21 न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। यहाँ पर 20 प्रोटॉन्स और 20 न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। इस वजह से ये टोटल मिला के बना रहे हैं 40 मास नंबर। क्लियर है? चलो तो आइसोबार समझ में आया कि आइसोबार्स क्या होते हैं। चलिए नोट कीजिए, फिर कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं आइसोबार के। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। आइसोबार्स आर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जो कि हमने देख लिया है कि जहां पर एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं और मास नंबर सेम होता है। दीज पेयर्स ऑफ एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियन, यानी कि यहाँ पर जो न्यूक्लियॉन्स है, अब आपको ध्यान रखना है, हमने पहले पढ़ लिया है कि न्यूक्लियॉन्स किसे कहा जाता है, यानी कि न्यूक्लियॉन्स जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं बच्चों प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। जैसे आप देखो कैल्शियम और आर्गन और आयरन और निकल, तो आयरन का एटॉमिक नंबर है 26 और निकल का है 27। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर दोनों का जो एटॉमिक मास है वो सेम है। वैसे ही कैल्शियम और आर्गन, जैसे हमने पोटेशियम का भी देखा, तो एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो अगर हम देखें कि जो हमारे आइसोटोप्स है, ठीक है, आइसोटोप्स और आइसोबार्स, तो दोनों में सेम क्या है और डिफरेंट क्या है। तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं दोनों की डेफिनेशन में, ठीक है। तो आइसोटोप्स वो होते हैं जहां पर एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है, और आइसोबार्स वो होते हैं जहां पर मास नंबर सेम होता है। क्लियर? आइसोटोप्स वो होते हैं जहां पर एटॉमिक मास डिफरेंट होता है और आइसोबार्स वो होते हैं जहां पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। आइसोटोप्स की बात करें तो जैसे हमने बात की थी क्लोरीन है, ठीक है, तो क्लोरीन एटॉमिक नंबर तो सेम है दोनों का, लेकिन एक है 35, एक है 37। आइसोबार्स की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर दो एग्जांपल्स हैं, दो अलग अलग एलिमेंट। अच्छा यहाँ पर आप लिख सकते हो कि यहाँ पर एलिमेंट क्या होगा, सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट, और यहाँ पर जो एलिमेंट है वो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। कैसे, जैसे देखो यहाँ पे ये आइसोटोप्स हैं तो दोनों एलिमेंट क्या है, सेम है, दोनों क्लोरीन सेम है, तो Z भी सेम ही होगा। यहाँ पर देखो दोनों आइसोबार्स है और दोनों एलिमेंट क्या है, अलग अलग है। क्लियर है इतना? चलिए नोट कीजिए। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। चैप्टर का जो बेसिक पार्ट है वो लगभग हमने कवर कर लिया है। अब हम थोड़ा इसको लेवल अप करेंगे और अच्छे से आगे चैप्टर को डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।